नमस्कार। भारत के विशाल और भव्य मंदिरों को देखकर अक्सर मन में सवाल उठता है, आखिर ये बने कैसे। आज हम नागर शैली के मंदिरों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो पत्थरों में उकेरी गई है। जरा एक बार कोणार्क के सूर्य मंदिर को याद कीजिए। उसकी वो विशालता, हर एक पत्थर पर की गई बारीक नक्काशी और वो आसमान को छूता हुआ शिखर, सच में देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान और गहरी आस्था का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ये जानकर हैरानी होती है कि भारत के इतिहास की शुरुआत में ऐसे मंदिर थे ही नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम खुले आसमान के नीचे जलती यज्ञ की आग से इन विशाल वास्तुशिल्प के चमत्कारों तक पहुंचे कैसे? चलिए इसी सफर का पता लगाते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां दूर दूर तक कोई मंदिर नहीं था तो बस खुला आसमान और प्रकृति। उस जमाने में पूजा का मतलब किसी इमारत में जाना नहीं होता था। लोग सीधे प्रकृति से जुड़ते थे। आग, पानी, हवा, बस इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी, खुले आसमान के नीचे। कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं थी, तो सिर्फ शुद्ध आस्था और प्रकृति। और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पहली बार इंसानों ने पूजा के लिए एक स्थायी जगह बनाने के बारे में सोचा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने इमारतें नहीं बनाई, बल्कि पहाड़ों को ही तराशकर मंदिर बना दिया। जरा सोचिए, अजंता और एलोरा जैसी जगहों पर कारीगरों ने सिर्फ छीनी और हथौड़ी से पूरे के पूरे पहाड़ को एक जीती जागती कलाकृति में बदल दिया। तो सवाल यह है कि इन तराशी हुई गुफाओं से आसमान छूते मंदिरों तक का सफर तय कैसे हुआ? देखिए, ये कोई एक रात में तो हुआ नहीं। ये विकास की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है जो 5 अलग-अलग चरणों में पूरी हुई। ये पूरा का पूरा विकास एक एक कदम करके हुआ। सबसे पहले स्टेज 1 में गुफाओं से निकलकर सपाट छत वाले छोटे छोटे चौकोर पूजा स्थल बनने शुरू हुए। फिर आया दूसरा चरण, जब इन पूजा स्थलों को एक ऊंचा चबूतरा, जिसे जगती कहते हैं, दिया गया ताकि वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ सकें। तीसरे चरण में तो क्रांति ही आ गई, जब पहली बार हमें शिखर दिखाई दिए और साथ ही पंचायतन शैली का जन्म हुआ। मतलब एक मुख्य मंदिर और चारों कोनों पर 4 छोटे मंदिर। इसके बाद चौथे और 5वें चरण में मंदिर और बड़े और जटिल होते गए, यहां तक कि गोलाकार जैसे नए नए आकार भी सामने आने लगे। हर कदम एक नई खोज थी। अच्छा, तो अब जब विकास की ये कहानी समझ आ गई है, तो क्यों ना एक पूरे नागर मंदिर के अंदर चला जाए और इसके अलग अलग हिस्सों को जरा करीब से देखा जाए। समझिए कि ये एक तरह का आर्किटेक्चरल टूर है। किसी भी नागर मंदिर का दिल, उसका केंद्र होता है गर्भगृह। ये एक छोटा, लगभग अंधेरा कमरा होता है, जिसे गर्भ कक्ष भी कहा जाता है। बस यहीं पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा इसी जगह पर केंद्रित होती है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड का केंद्र। और अब देखिए कि ये सारे हिस्से एक साथ कैसे जुड़ते हैं। सफर शुरू होता है सबसे नीचे, ऊंचे चबूतरे यानी जगती से। फिर हम मंडप यानी हॉल से गुजरते हैं और फिर नजर जाती है गर्भगृह के ठीक ऊपर, आकाश की ओर उठते हुए शिखर पर। सबसे ऊपर दिखाई देता है आमलक और कलश। असल में ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये तो एक भक्त की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। जमीन से लेकर आसमान तक का सफर। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो मूल डिजाइन हमने अभी देखा, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा। जैसे जैसे ये शैली उत्तर भारत के अलग अलग कोनों में फैली, इसने वहां की संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लिया, नए रूप ले लिए। और इसी से नागर शैली की ही 3 अलग अलग स्कूल या कह लीजिए उपशैलियां बन गईं। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। एक तरफ है उड़ीसा स्कूल। यहां कारीगरों ने मंदिरों की बाहरी दीवारों को नक्काशियों से भर दिया। क्यों? ताकि बाहर से आने वाले तीर्थयात्री भी उसकी भव्यता देख सके, जबकि अंदर से ये मंदिर अक्सर सादे होते थे। दूसरी तरफ गुजरात में सोलंकी राजाओं ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने मंदिरों के अंदरूनी हिस्सों को सजाने पर जोर दिया और साथ ही वहां की शुष्क जलवायु को देखते हुए पानी के महत्व को समझा और खूबसूरत बावड़ियां यानी कुंड भी बनवाए। मतलब हर जगह की अपनी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन ढांचों को सिर्फ पत्थर की इमारतें समझना उनके असली मकसद को नजरअंदाज करने जैसा है। ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, बल्कि ये उस समय के कम्युनिटी सेंटर हुआ करते थे। यहीं पर त्योहार मनाए जाते थे, यहीं संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते थे, और तो और यहीं बच्चे शिक्षा भी हासिल करते थे। सही मायने में ये समाज के धड़कते हुए दिल थे।
तो निचोड़ ये है कि ये मंदिर सिर्फ आस्था के प्रतीक ही नहीं थे, ये उस समय के विज्ञान और कला का सबसे ऊंचा मुकाम थे। एक पल के लिए सोचिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर इस तरह से बनाया गया था कि वो एक बहुत बड़ी धूप घड़ी का काम करता था जो बिल्कुल सटीक समय बताती थी। अब ये इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है तो और क्या है? तो अगली बार जब भी कोई पुरानी इमारत नजर आए तो सिर्फ उसकी सुंदरता पर ही नहीं रुकना है, जरा ये सोचना है कि वो इमारत हमें क्या कहानी बता रही है। क्योंकि हर महान संरचना के पीछे एक विकास की कहानी छिपी होती है, एक ऐसा खाका जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।